हेलो थर्ड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। आज का नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, व्यापार चक्र कारण व दूर करने के उपाय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेड साइकिल कॉजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। आर्थिक चल राशियाँ जैसे उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार, कीमतें आदि दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रथम, इनके अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो अनियमित किस्म के होते हैं। द्वितीय, इसमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी होती है। प्रथम श्रेणी के परिवर्तन व्यापार चक्र अथवा व्यवसाय चक्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के परिवर्तन का संबंध विकास की प्रक्रिया से होता है। अब हम व्यापार चक्र के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार चक्रों की परिभाषा। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया अनियमित ढंग से चलती जाती है। वह कभी बढ़ती है, कभी रुकती है, कभी नीचे की ओर चलने लग जाती है। यह एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है। इस प्रकार के अल्पकालीन उतार चढ़ावों को ब्रिटेन में व्यापार चक्र, उत्तरी अमेरिका में व्यवसाय चक्र यानी बिजनेस साइकिल कहकर पुकारते हैं। कभी कभी कुछ देशों में इसकी अनियमितता देखने को मिलती है, लेकिन व्यापार चक्रों में ज़्यादातर अनियमितता ही पाई जाती है। प्रोफेसर लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार अर्थव्यवस्था उतार चढ़ावों के दौर में घूमती रहती है, बनिस्बत एक स्थिर व नियमित ढंग से। आर्थिक क्रिया के बार बार होने वाले ये उतार चढ़ाव न तो समान किस्म के होते हैं, न ही नियमित किस्म के होते हैं। इसके लिए प्राय निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है: निम्नतम बिंदु, सुधार की प्रक्रिया, चोटी का बिंदु और शिथिलता या हल्की मंदी। चित्र की सहायता से एक अर्थव्यवस्था में संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में पहचाना जा सकता है। संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद के साधनों के पूर्ण रोजगार व उपयोग की स्थिति में पाए जाने वाले उत्पाद को कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि OX पे हमने समय लिया है, OY पे हमने वास्तविक रियल GDP ली है। P बिंदु से B रिसेशन की बिंदु होता है और B से C चोटी की तरफ हम जाते हैं तो ये रिकवरी का बिंदु पहुंच के C बिंदु चोटी पीक पर पहुंच जाते हैं। ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है। उसके बाद फिर रिसेशन स्टार्ट होता है, हम G बिंदु पर आते हैं, न्यूनतम बिंदु होता है। फिर रिकवरी तेज हो जाती है, रिकवरी तेज हो गई E बिंदु यानी पूर्ण रोजगार से ऊपर के स्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर रिसेशन यानी ये प्रक्रिया चलती जाती है, यानी रिसेशन, रिकवरी, रिसेशन, न्यूनतम बिंदु, रिकवरी, चोटी का बिंदु, फिर रिसेशन, फिर न्यूनतम बिंदु, रिकवरी, फिर चोटी। यानी व्यापार चक्र में 4 दशाएं पाई जाती हैं। शिथिलता या हल्की मंदी की स्थिति वक्र के नीचे की ओर आता है। न्यूनतम बिंदु B पर मंदी की स्थिति होती है। यह न्यूनतम बिंदु एक मोड़ के बिंदु होता है जहां से सुधार या विस्तार की प्रक्रिया चालू होती है, जो चोटी के बिंदु C पर पहुंचकर पुनः मंदी के दौर पर प्रवेश करके D न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है। उसके बाद फिर सुधार व विस्तार की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद की रेखा से ऊपर निकलकर E जैसे चोटी के बिंदु पर पहुंचकर पुनः मंदी की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रकार उपर्युक्त चित्र में B व D न्यूनतम बिंदु व C और E चोटी के बिंदु हैं। इन्हें पूर्ण रोजगार की स्थिति में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की क्षैतिज रेखा PP के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। सैमुअलसन नोरडाउस ने भी व्यापार चक्रों की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: व्यापार चक्र कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति, आमदनी व रोजगार के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उन उतार चढ़ाव को सूचित करते हैं जो प्राय 2 से 10 वर्ष की अवधि तक चलते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र गति के उतार चढ़ाव भी आते हैं। व्यापार चक्र उस समय आते हैं जब वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति
संभाव्य सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की तुलना में बढ़ती है। विस्तार अथवा संभाव्य सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की तुलना में घटती है। इस प्रकार व्यापार चक्र के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले है न्यूनतम बिंदु यानी ट्रॉफ। यह व्यापार चक्र का पैंदा होता है। इसमें निम्न लक्षण होते हैं: ऊंची बेरोजगारी, उपभोक्ता की मांग का स्तर, उद्योग की उत्पादन क्षमता की तुलना में नीचा पाए जाना, जिससे काफ़ी मात्रा में अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता प्रयुक्त हो जाती है। व्यावसायिक मुनाफे कम हो जाते हैं तथा कुछ कंपनियों को घाटा होता है। भावी व्यवसाय व बिक्री के संबंध में निराशा की भावना पाई जाती है, जिससे फर्म तथा विनियोजन करने को इच्छुक नहीं होती। यदि न्यूनतम बिंदु या अवस्था गहरा जाती है तो उसे मंदी या अवसाद या स्लंप कहते हैं। दूसरा है सुधार या पुनरुत्थान यानी रिकवरी की अवस्था। जब व्यापार चक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद ऊपर की ओर जाने लगता है तो उसे सुधार या विस्तार की अवस्था कहते हैं। इसमें घिसी पिटी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाती हैं। उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार, उपभोग आदि में वृद्धि होने लगती है। बिक्री व मुनाफे बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आशा की किरण दिखाई देने लगती है। मांग के बढ़ने से उत्पादन की मात्रा प्रचलित अप्रयुक्त साधन जैसे पूंजी, श्रम आदि का ज़्यादा उपयोग करके बढ़ाई जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था निराशा से आशा की ओर बढ़ती है। मंदी के बाद सभी क्षेत्रों में विस्तार की इस प्रक्रिया का स्वागत किया जाता है। तीसरा चोटी की अवस्था यानी पीक। यह व्यापार चक्र की पीक की अवस्था होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सदैव के लिए सर्वोच्च स्थिति को ही प्रकट करे। विभिन्न व्यापार चक्रों की चोटी की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, प्राय होती भी है, लेकिन यह चोटी का अर्थ विस्तार करते करते अर्थव्यवस्था अपने एक चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, जो एक मोड़ का बिंदु होता है, और वहां से पुनः गिरावट हो जाती है। चोटी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का उपयोग काफी ऊंची सीमा तक होने लगता है। इससे कच्चे माल, मशीनों, साधारण श्रमिकों, दक्ष कर्मचारियों, उद्यमकर्ता आदि का अभाव दिखाई देने लगता है। नए विनियोग की जरूरत महसूस होने लगती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था के समीप पहुंच जाने अथवा उससे भी आगे निकल जाने के कारण उत्पादन भी ज़्यादा, लागतें, कीमतें बढ़ने लगती हैं। उपक्रमों में मुनाफे बढ़ जाते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आशा की लहर दिखाई देने लगती है। फोर्थ है हल्की मंदी यानी रिसेशन। इस अवस्था में आर्थिक क्रियाओं में लगभग लगातार गिरावट आने लगती है। उत्पत्ति, रोजगार, आमदनी, मांग, मुनाफे, विनियोग आदि चल राशियों में कमी आने लगती है। विकास की दर पहले की तुलना में कम हो जाती है। उद्योग में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने पाने के कारण अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिसेशन के गहरे हो जाने पर मंदी की अवस्था आ जाती है, जो अधिक कष्टदायी होती है। इससे उत्पत्ति की गिरावट व बेरोजगारी की दायरा अधिक व्यापक हो जाता है। व्यापार चक्रों के कारण आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। व्यापार चक्रों के कारणों को मोटे मोटे दो भागों में बांट सकता है। पहला बाह्य कारण, जो अर्थव्यवस्था के बाहर से प्रभावित होते हैं, जैसे युद्ध, क्रांतियां, चुनाव, स्वर्ण की खोज, जनसंख्या में वृद्धि की दरें, जनसंख्या के विभिन्न देशों के बीच अंतर्गमन, नए भूक्षेत्रों व आर्थिक साधनों की खोज, वैज्ञानिक आविष्कार तथा तकनीकी प्रकृति व खोज। द्वितीय आंतरिक कारण, जिसमें स्वयं अर्थव्यवस्था के अंदर के विभिन्न कारण व्यापार चक्रों से उत्पन्न करते हैं, जैसे मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, समग्र मांग में परिवर्तन, समग्र पूर्ति में परिवर्तन, गुणक व त्वरक की अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रभाव, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में परिवर्तन। व्यापार चक्रों को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारणों में मुख्यतः हम समग्र मांग के परिवर्तन और गुणक व त्वरक के मिश्रित परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे।
कीन्स, सैमुअल्सन, हिक्स के विचारों को व्यापार चक्र के विश्लेषण में काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। सबसे पहले हम आंतरिक परिवर्तन में सबसे पहले लेते हैं समग्र मांग के परिवर्तन व व्यापार चक्र। कीन्स के अनुसार रोजगार व आय के सिद्धांत में समग्र मांग के परिवर्तन को ऊंचा स्थान दिया गया है। समग्र परिवर्तन के प्रभाव को गौण स्थान दिया गया है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में एग्रीगेट प्रारंभिक समग्र मांग अल्पकालीन समग्र मांग के पी बिंदु को काटती है। समग्र मांग के घट जाने से जो एग्रीगेट डिमांड AD1 पर आने पर तथा नए संतुलन P1 Y1 कीमत स्तर होने से Y1 वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थापित होता है। राष्ट्रीय आय Y से घटती हुई पूर्ण रोजगार की अवस्था यानी से आ जाती। इस प्रकार समग्र मांग के घटने से कीमत स्तर व राष्ट्रीय आय दोनों का स्तर घट जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। OX पे हमने वास्तविक राष्ट्रीय आय ली है, OY पर कीमत स्तर लिया है। प्रारंभ में एग्रीगेट डिमांड पे P बिंदु पर संतुलन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रोजगार से अधिक स्तर पर पीक बिंदु को हम बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, यानी ऐसी स्थिति से संतुलन पूर्ण रोजगार से कम पे होने से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अगर समग्र मांग बढ़ जाए तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। समग्र मांग के बढ़ने की स्थिति में एग्रीगेट AD1 समग्र मांग AD पर आ जाने से इससे कीमत स्तर बढ़कर PY व वास्तविक राष्ट्रीय आय Y हो जाती है, जो पूर्ण रोजगार के स्तर YF से अधिक होती है। चित्र में LRAS रेखा दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र को सूचित करता है। पूर्ण रोजगार के पूर्ति के आधार पर बनाया जाता है। यह लंबवत दर्शाया गया है क्योंकि कीमत स्तर के बढ़ने पर समग्र पूर्ति में वृद्धि संभव नहीं है। समग्र मांग के धक्के कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे उपभोग फलन के बढ़ने या घटने से, सरकारी व्यय के बढ़ने या घटने से, स्वचालित विनियोग के बढ़ने या घटने से, निर्यात आयात के अंतर के परिवर्तन से, यानी Y=C+I+G+X-M, यानी उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय व निर्यातों के बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि होती है, जो गुणक के अनुपात में राष्ट्रीय आय में बढ़ती है। इससे रोजगार भी बढ़ता है। इसी प्रकार उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय के घटने या आयातों के बढ़ने से समग्र मांग में कमी आती है, जो गुणक के अनुपात में राष्ट्रीय आय में को भी घटाती है। आगे हम देखेंगे कि समय अंतराल के आधार पर, जैसे वर्तमान उपभोग पिछले वर्ष के आय पर आश्रित होता सकता है। वर्तमान ब्याज दर के परिवर्तन भावी विनियोग के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। समय के अंतराल की वजह से मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का अनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे रैंडम प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व माना जाता है। दूसरा कारण है गुणक व त्वरक की परस्पर अंतःक्रिया का व्यापार चक्रों पर प्रभाव, जो सैमुअल्सन मॉडल के अनुसार है। सैमुअल्सन ने गुणक व त्वरक के परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव व्यापार चक्रों पर बताया है। उनका संयुक्त प्रभाव गुणक के अकेले प्रभाव को अधिक तीव्र करता होता है। गुणक व त्वरक का अलग अलग प्रकार से मूल्य रखकर अलग अलग प्रकार के आमदनी पथ की दशाएं बताई गई हैं, जिसमें 4 आय के पथ दर्शाए गए हैं। ए भाग में बताया गया गुणक द्वारा निर्धारित आय एक सीमा पे जाके रुक जाती है, जबकि आ भाग में उतार चढ़ाव उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, अर्थात प्रकृति विस्फोटक हो जाती है, और ई भाग में राष्ट्रीय आय निरंतर बढ़ती जाती है।
कहने का आशय है कि गुणक व त्वरक का गुणांक के आधार पर समय के साथ साथ आय के परिवर्तन का मान निर्धारित हो जाता है। अब हम एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ से गुणक व त्वरक के अंतःक्रिया को दर्शाते हैं, जिसमें हमने बताया है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है, त्वरक 2 है। अगर स्वचालित विनियोग 10 करोड़ है तो उपभोग पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, यानी CT = फंक्शन ऑफ YT-1। तो वर्तमान अवधि का विनियोग उपभोग के चालू विनियोग पर निर्भर करता है। तो उपभोग का मॉडल इस प्रकार होगा जैसा कि टेबल में बताया गया है कि अवधि T में स्वचालित विनियोग 10 है और प्रेरित विनियोग 0 है और प्रेरित विनियोग भी 0 है। यह त्वरक 2 है। T+1 यानी अगले साल स्वचालित विनियोग 10 होने पर अगर MPC 0.5 है तो इसका आधा 5 होगा और त्वरक 2 है तो 10 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा। और इस तरह से 10 + 5 + 10 25 हो जाता है। इस प्रकार आगे की ये प्रक्रिया लगातार करते रहने से ये मल्टीपल यानी त्वरक और गुणक का मल्टीपल गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।